अच्छा, आज के लेक्चर में हम लोग बात करते हैं टॉर्शन मॉड्यूल की। टॉर्शन मॉड्यूल को एक्सप्लेन करने से पहले हम लोग एक्सप्लेन करते हैं टॉर्शन एलिमेंट। टॉर्शन एलिमेंट क्या होता है? मान लें कि आपके पास एक मॉड्यूल है m। लेट m इज एन आर मॉड्यूल। तो आपको एक एलिमेंट स्मॉल m, कोई भी आप एलिमेंट पिक करते हैं m से, और जब आप इसको रिंग का एक एलिमेंट पिक करते हैं, r बिलोंग करते हैं आप रिंग में से, और r जीरो नहीं होना चाहिए, कोई नॉन जीरो एलिमेंट आप लोग पिक करते हैं। ठीक है, रिंग का एक एलिमेंट पिक किया और एक मॉड्यूल का एलिमेंट आप लोग लेते हैं और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और आंसर इक्वल आ जाता है जीरो के। ओके, और जीरो ऑफ द मॉड्यूल, तो हम कहते हैं m इज टॉर्शन एलिमेंट। m इज टॉर्शन एलिमेंट। अब देखें, रिंग का आप कोई नॉन जीरो एलिमेंट पिक करें, कोई सा भी, और मॉड्यूल जो आपको दिया गया है उसमें आपको पता है जीरो तो पड़ा ही होता है मॉड्यूल में, आइडेंटिटी, उसको जीरो से मल्टीप्लाई करें तो r को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? जीरो के। ठीक है, ये मॉड्यूल का आपने पिक किया जीरो और उसको आपने रिंग के एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया, तो चूंकि मॉड्यूल का ही एलिमेंट आना है और वो जीरो आंसर आ रहा है तो वो मॉड्यूल का जीरो आएगा। इसका मतलब है जीरो इज टॉर्शन एलिमेंट ऑलवेज। सो एक तो टॉर्शन एलिमेंट आपको मिलता ही मिलता है। अब जीरो के अलावा कोई और एलिमेंट आप पिक करते हैं मॉड्यूल का, जो नॉन जीरो एलिमेंट, लेट्स से कि m है, उसको आप रिंग के किसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, किसी नॉन जीरो से, जीरो से करेंगे फिर तो आंसर जीरो आएगा ही। रिंग के किसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, ये भी जीरो नहीं है और ये भी जीरो नहीं है, दोनों जीरो नहीं है, ये मॉड्यूल का एलिमेंट है, ये रिंग का एलिमेंट है, लेकिन आंसर जीरो आ जाता है, तो हम कहते हैं m इज आल्सो अ टॉर्शन एलिमेंट। तो टॉर्शन एलिमेंट एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, एक तो पक्का पता है ना, बनना ही बनना है, इसके अलावा भी बन सकते हैं। ओके, टॉर्शन मॉड्यूल क्या होता है? अगर आप मॉड्यूल के एलिमेंट पिक करते जाएं सारे बारी बारी, m पिक किया, उसको रिंग के एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया, आंसर जीरो आ गया, m1 पिक किया, m2 m3 सारे एलिमेंट्स, अगर मॉड्यूल का हर एक एलिमेंट टॉर्शन एलिमेंट हो तो हम उस मॉड्यूल को क्या कहते हैं? टॉर्शन मॉड्यूल। ठीक है, मॉड्यूल का कोई भी एलिमेंट पकड़े, उसके लिए आपको रिंग का एक एलिमेंट मिल जाए, कोई एक एलिमेंट, ठीक है, जरूरी नहीं कि हर कोई, बस एक एलिमेंट रिंग में से नॉन जीरो मिल जाए कि आप उसको मॉड्यूल के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें तो आंसर जीरो आ जाए, तो हम कहते हैं कि वो मॉड्यूल आपका टॉर्शन मॉड्यूल है। तो टॉर्शन मॉड्यूल क्या हुआ? जिसका हर एलिमेंट जो होता है वो टॉर्शन एलिमेंट होता है, हर एलिमेंट रिंग के एलिमेंट से मल्टीप्लाई होकर आंसर जीरो देता है। ओके, तो ये डेफिनेशन आपको आई होप क्लियर हो चुकी होगी। अब थ्योरम पे आते हैं। थ्योरम नंबर 1 है इसका, थ्योरम नंबर 1 में कहता है एवरी वेक्टर स्पेस इज टॉर्शन फ्री। एवरी वेक्टर स्पेस over a field f, over a field f is torsion free। f मॉड्यूल। अब देखिए, आपको पता है कि वेक्टर स्पेस आप की वो बात कर रहा है, और हर फील्ड जो वो रिंग होता है, तो आप इसको रिंग के तौर पे लें और वेक्टर स्पेस आपका जो है ये फिर बनेगा मॉड्यूल भी बनेगा। ठीक है, क्योंकि अगर वेक्टर स्केलर फील्ड में से लिए जाएं तो वेक्टर स्पेस बनती है, और अगर रिंग में से लिए जाएं तो मॉड्यूल कह देते हैं उसी को। तो वेक्टर स्पेस जो फील्ड होती है वो आपकी
वो रिंग भी होता है, एवरी फील्ड इज अ रिंग, तो इसलिए आप वेक्टर स्पेस को मॉड्यूल भी कह सकते हैं। प्रूव आपने ये करना है कि वो टॉर्शन फ्री है, यानी कि उसमें जीरो के अलावा कोई एलिमेंट जो है वो टॉर्शन एलिमेंट नहीं है। तो इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ हम लेट करते हैं, लेट करते हैं लेट x एक नॉन जीरो एलिमेंट है, ठीक है। x एक एलिमेंट, क्योंकि जीरो तो टॉर्शन होता ही है, टॉर्शन फ्री वो मॉड्यूल होता है जिसमें जीरो के अलावा और कोई भी एलिमेंट टॉर्शन एलिमेंट ना हो। तो हमने एक नॉन जीरो एलिमेंट पिक कर लिया, किसमें से, x नॉट इक्वल टू जीरो इज एन एनी एलिमेंट, मॉड्यूल से एक एलिमेंट ले लिया, इज एनी एलिमेंट फ्रॉम मॉड्यूल। मॉड्यूल कौन सा है, वेक्टर स्पेस है आपके पास। ओके हो गया। अब हम ये मानते हैं लेट r डज नॉट इक्वल टू जीरो is an element of ring, is an element of ring। ओके हो गया। और आप नॉन जीरो एलिमेंट रिंग से भी ले लिया, तो डेफिनेशन के मुताबिक x टॉर्शन एलिमेंट होगा अगर जब इसको x के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर किसके इक्वल आ जाए, जीरो ऑफ द मॉड्यूल आ जाए, तो हम कहेंगे x टॉर्शन एलिमेंट है। तो आपको टॉर्शन एलिमेंट मिल गया, लेकिन मैंने ये प्रूव करना है कि ये पॉसिबल नहीं है, आंसर जीरो आ नहीं सकता। भाई क्यों जीरो नहीं आ सकता, हमें ये पता है कि x आप ले रहे हैं मॉड्यूल में से, जो कि मॉड्यूल आपका क्या है, वेक्टर स्पेस है। ओके, और वेक्टर स्पेस, और ये जो आर आप ले रहे हैं, ये किसमें से ले रहे हैं, रिंग में से, जो कि इस वक्त एक क्या है, एक फील्ड है, ठीक है। ओवर द फील्ड है, उसने बात की है ना, तो ये आपने आर जो लेना होता है ये रिंग में से लेना होता है, ठीक है, एलिमेंट ऑफ रिंग। और रिंग इस वक्त आपके पास क्या है, वो एक ओवर द रिंग एफ, ओवर द फील्ड एफ, वो इस वक्त एक फील्ड है जिसको हमने एज ए रिंग भी माना हुआ है। तो फील्ड में हर एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा होता है, सो आर का इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा, तो दोनों तरफ आर इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दें। एक दूसरे के इनवर्स है, आंसर आइडेंटिटी आ जाएगा, सो कट जाएंगे आइडेंटिटी, तो बाकी बचेगा x, और आर इनवर्स को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो जीरो ही आएगा, तो ये तो जीरो आ गया, ये तो कंट्राडिक्शन ना आ गई, हमने तो कहा था कि x नॉन जीरो है, सो दिस इज कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन इसका मतलब है कोई एलिमेंट नॉन जीरो जो है वो आपका टॉर्शन एलिमेंट नहीं बन सकता। अगर आप उसको टॉर्शन एलिमेंट मानेंगे तो वो एलिमेंट आपका जीरो के इक्वल आ जाएगा और गिवन से कंट्राडिक्शन आ जाएगी। तो ये थ्योरम आपका प्रूव हो गया। आगे आपका दूसरा थ्योरम है, थ्योरम नंबर 2 है, हम कहते हैं लेट M बी एन आर मॉड्यूल ओवर इंटीग्रल डोमेन R, लेट M बी एन R मॉड्यूल ओवर इंटीग्रल डोमेन R। आपको पता हर इंटीग्रल डोमेन रिंग भी होती है, तो इसलिए ये जो आपकी जो रिंग है वो रिंग तो है ही, लेकिन साथ साथ वो इंटीग्रल डोमेन एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी को भी, जिसमें जीरो डिवाइजर नहीं होते, दो एलिमेंट को मल्टीप्लाई करें तो दोनों में से एक जीरो होता है, या पहला या दूसरा। तो आप लोगों ने प्रूफ करना, देन सेट ऑफ ऑल टॉर्शन एलिमेंट इज सब मॉड्यूल ऑफ M, देन सेट ऑफ ऑल टॉर्शन एलिमेंट्स, कहता जितने टॉर्शन एलिमेंट बन सकते हैं ना वो आप सारे बना लो, ऑफ M, वो एक सब मॉड्यूल बनेगा, इज सब मॉड्यूल ऑफ M, एंड द क्वोशंट M ओवर T। कहता अगर आप ये क्वोशंट ले लें M ओवर T क्या चीज है, सेट ऑफ ऑल टॉर्शन एलिमेंट्स, उसको T से डिनोट किया है इसको,
कहता है जब आप सारे वो सब मॉड्यूल बना लोगे, सारे इकट्ठे कर लोगे टॉर्शन एलिमेंट्स, उनसे वो इकट्ठे कर लोगे तो उनसे एक सेट टी बना लोगे, तो वो सब मॉड्यूल बन गया। मॉड्यूल को ऊपर रखें और उस टी को नीचे रख के क्वोशंट बनाएं, तो ये टॉर्शन फ्री होगा। इज टॉर्शन फ्री। दो चीजें आप लोगों ने प्रूफ करनी है। तो चलें इसका प्रूफ हम लोग देखते हैं। तो इसमें हम लोग ऐसा करते हैं कि एक सेट बना लेते हैं सबसे पहले टी। टी कौन सा सेट है जिसमें सारे टॉर्शन एलिमेंट आ रहे हैं, ठीक है। इसमें वो एलिमेंट आएंगे जब आप लोग आर को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर किसके इक्वल आएगा, जीरो ऑफ द मॉड्यूल के। इसमें आर जो है वो जीरो नहीं हो सकता, और एक्स किससे बिलोंग करता है, एक्स बिलोंग करता है एम से। तो इसमें बेसिकली जो एलिमेंट्स आने हैं वो किधर से आने हैं, मॉड्यूल से। मॉड्यूल से वो एलिमेंट इसमें आने हैं जिनको आप रिंग के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें किसी नॉन जीरो एलिमेंट से, तो आंसर जीरो आ जाए। तो चूंकि मॉड्यूल के कुछ एलिमेंट्स आ रहे हैं, मॉड्यूल का आप एलिमेंट पिक करते हैं, उसको रिंग के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर जीरो नहीं आता, तो वो टी में नहीं आएगा। लेकिन अगर आप मॉड्यूल का एक एलिमेंट पिक करते हैं, उसको रिंग के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर जीरो आ जाता है, तो वो टी में आ जाएगा, वो टॉर्शन एलिमेंट बन जाएगा। तो इस तरह के मैंने सारे एलिमेंट्स इकट्ठे कर लिए, तो ये आपके पास सेट टी बन गया। मैंने इससे प्रूफ करने का ये सब मॉड्यूल होगा। तो मैं ऐसा करता हूं, मैं दो एलिमेंट पिक करता हूं, एक x और एक y। किधर से, t से। t से मैंने दो एलिमेंट पिक किए। अब आपको पता है कि अगर x t में है तो ये टॉर्शन एलिमेंट है। क्यों, अगर आप रिंग के किसी एलिमेंट के साथ इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जीरो आया होगा, इसलिए ये t में पड़ा हुआ है, टॉर्शन एलिमेंट में पड़ा हुआ है। और अगर y t से बिलोंग करवा रहे हैं आप, तो आप किसी रिंग के एलिमेंट को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जीरो आया होगा, इसलिए टी में पड़ा हुआ है, ठीक है। इसमें आर एस जो है ये बिलोंग करते हैं आर से, और ये जीरो नहीं है, आर नहीं जीरो और एस भी नहीं जीरो। ओके हो गया। आपने प्रूव ये करना है अगर दो एलिमेंट आप टी से बिलोंग करवा रहे हैं तो इनका डिफरेंस भी आप लोगों ने टी से बिलोंग करवाना है, तो सब मॉड्यूल की पहला एक्सियम पूरा हो गया। ये आप लोग प्रूफ करवाना चाहते हैं, तो ऐसा करते हैं कि हम इसको कंसिडर करते हैं आर एस इंटू एक्स माइनस वाई। देखते हैं भला क्या आंसर आता है, ठीक है। इस चीज को कंसिडर करके चलते हैं। तो इसका आंसर आएगा आर एस एक्स के साथ भी आ जाएगा और माइनस आर एस वाई के साथ भी आ जाएगा। मॉड्यूल की डेफिनेशन है ये आर। देखिए आर किसका एलिमेंट है, रिंग का। एस किसका एलिमेंट है, रिंग का। तो आर एस किसका एलिमेंट होगा, वो भी रिंग का। आर जीरो नहीं है, एस जीरो नहीं है, तो आर एस भी क्या जीरो नहीं होगा। क्यों नहीं भाई होगा, आपके पास जो आर है वो इंटेग्रल डोमेन है, उसमें जब दो एलिमेंट जीरो नहीं है तो उनकी मल्टीप्लिकेशन भी जीरो नहीं हो सकती। अगर इंटेग्रल डोमेन ना बोला होता तो फिर पॉसिबल था जीरो होता आर एस। इस केस में मुझे पता है आर एस जीरो नहीं है बिकॉज ऑफ इंटेग्रल डोमेन, ठीक है। और ये रिंग के इंटेग्रल डोमेन में क्लोजर लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन आपको पता है सेमी ग्रुप होता है रिंग जो है, ठीक है। अब आप इसको लिख सकते हैं एस आर इंटू एक्स माइनस आर, इसको ऐसे लिख लेते हैं एस इंटू वाई, क्योंकि आपको पता है कि इंटेग्रल डोमेन जो होता है वो कम्यूटेटिव भी होता है। वैसे रिंग कम्यूटेटिव नहीं होता, लेकिन उसने स्पेशल इंटेग्रल डोमेन की बात की है तो वो कम्यूटेटिव भी होता है। और एसोसिएटिव लॉ तो आपको पता ही है होल्ड करता है रिंग के अंदर। सो आर ऑफ एक्स किसके इक्वल है, जीरो के। इसको ऐसे लिख लें आर आर एक्स, ठीक है। आर मल्टीप्लाई एक्स है, आर के ऊपर एस अप्लाई नहीं हो रहा, ठीक है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, माइनस और आर और इधर आ गया एस वाई। तो ये जीरो के इक्वल है और ये भी जीरो के इक्वल है, एस वाई भी जीरो के इक्वल है, आर एक्स भी। तो जीरो माइनस जीरो, जीरो जब आर और एस से मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर जीरो यार। इसका मतलब रिंग का एलिमेंट, और ये एक्स भी टी में से था, वाई भी टी में से था, एक्स और वाई दोनों मॉड्यूल के एलिमेंट है, तो एक्स माइनस वाई भी मॉड्यूल में होगा। तो मॉड्यूल के एलिमेंट के ऊपर जब ये अप्लाई हुआ आर रिंग का एलिमेंट, तो आंसर जीरो आ गया। इसका मतलब है एक्स माइनस वाई भी टॉर्शन एलिमेंट बन गया। तो दो एलिमेंट आपने टॉर्शन में से लिए, उनका डिफरेंस भी टॉर्शन में है, तो सब मॉड्यूल का पहला एक्सियम पूरा हो गया। दूसरा भी आपने इसी तरह पूरा करना है, वो आपने खुद करना है। तो आपने सब मॉड्यूल तो प्रूफ कर दिया, टॉर्शन एलिमेंट की जो कलेक्शन है वो सब मॉड्यूल तो होती है, ये बात तो क्लियर हो गई।
अब आपने इसे प्रूव करना है कि वो टॉर्शन फ्री होगा। अब m/t इज क्वेश्चन मॉड्यूल, क्यू क्या स्पेलिंग होते हैं क्वेश्चन के, QUOTIENT, क्वेश्चन मॉड्यूल। क्यों क्वेश्चन मॉड्यूल क्यों बनेगा? क्योंकि m मॉड्यूल है और नीचे सब मॉड्यूल होना चाहिए, तो वो आप प्रूफ कर चुके हैं इसको सब मॉड्यूल, तो क्वेश्चन मॉड्यूल तो ये हो गया। इसका एलिमेंट कैसा होगा? इसका एलिमेंट होगा, अगर x m से बिलोंग करता है ना कोई एलिमेंट, तो x प्लस t ये बिलोंग करेगा m ओवर, ये इसका कोई एलिमेंट हो गया। ओके, अगर x जीरो नहीं है तो x अगर जीरो नहीं है तो x प्लस टी जो होगा वो भी जीरो, तो ये नॉन जीरो एलिमेंट आपने ले लिया है। ओके हो गया। तो x अगर जीरो नहीं है तो x प्लस टी भी जीरो एलिमेंट नहीं है। तो ऐसा करते हैं कि इसके साथ एक रिंग के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं। रिंग का एलिमेंट r लिया और उसको इसके एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया और आंसर इक्वल रख देते हैं t के, क्योंकि इसकी आइडेंटिटी क्या होगी, इसका जीरो क्या होगा, t। m ओवर t का जीरो क्या होता है, t। मैंने आपको क्वेश्चन जब बताए थे ना क्वेश्चन मॉड्यूल्स, उसमें मैंने आपको बताया था। तो आपने इसका एलिमेंट लिया m ओवर t का, उसको रिंग के एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया नॉन जीरो एलिमेंट से, r नॉन जीरो एलिमेंट है, और आपने मान लिया कि आंसर जीरो आ गया। हालांकि आंसर जीरो नहीं था आना चाहिए। हमने क्वेश्चन इसको प्रूफ करना है कि इसका कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट पिक करते हैं m ओवर t का, तो आपके पास ये नहीं कि आप ये कह दें कि x प्लस टी जो है ना ये नहीं इक्वल जीरो के, ये नॉन जीरो है। नहीं इक्वल टू जीरो का मतलब है कि ये नहीं इक्वल टी के, जीरो नहीं लिखना टी लिखना है, जीरो जो है वो टी है इस केस में, m ओवर टी के केस में। तो ये आपने x प्लस टी नहीं इक्वल टी के यानी कि नॉन जीरो एलिमेंट है, उसको लिया, उसको रिंग के एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया और आंसर आपने पुट कर दिया कि आंसर जीरो आ गया। अगर आंसर जीरो आ गया तो ये तो फिर आपका बन जाएगा टॉर्शन एलिमेंट बन जाएगा ना। मैंने प्रूफ ये करना है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो देखते हैं क्यों पॉसिबल नहीं है। इसमें r को अंदर मल्टीप्लाई करें तो r x के साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस r t के साथ मल्टीप्लाई होगा तो t आ जाएगा, क्योंकि ये सब मॉड्यूल है तो उसके रिंग के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करें तो वो उसी से बिलोंग करता है। तो आर टी आपको पता है t के इक्वल टू टी, इसका मतलब है आर एक्स बिलोंग कर गया t से, आर एक्स प्लस टी इक्वल टू टी है, तो आर एक्स टी से बिलोंग कर जाता है। तो अब देखें आर एक्स टी से तो बिलोंग कर रहा है, लेकिन अगर आप इसको देखें तो आप इसमें इसको ऐसे लिख सकते हैं आर एक्स प्लस टी इक्वल टू टी, बल्कि वो तो ऊपर ही पहले लिखा हुआ है ना। तो आप चलें वो तो ऊपर लिखा है उसको हम नहीं लेते, आर एक्स। अब हमने देखना है कंट्रोडिक्शन किधर आ रही है। ये आर एक्स आपका टी से बिलोंग कर गया, ये ठीक है। तो आपका आर एक्स बिलोंग कर गया टी से, ठीक है। इधर हमने पढ़ा था कि ए प्लस एज इक्वल टू एच हो तो हम कहते हैं ए बिलोंग करता है एच से। ओके, सो आर एक्स टी से बिलोंग कर गया, यानी कि आर एक्स जो है वो एक टॉर्शन एलिमेंट बन गया। अगर आर एक्स एक टॉर्शन एलिमेंट बन चुका है, टी वाले सेट में आ चुका है, तो इसका मतलब है कि इसके लिए कोई नॉन जीरो एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा रिंग में से, कि जब वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर किसके इक्वल आएगा, जीरो के। टॉर्शन एलिमेंट वही बनते हैं ना जो रिंग के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होकर आंसर जीरो देते हैं। तो S एक नॉन जीरो एलिमेंट आपको मिल गया, ठीक है, रिंग में से कि आर एक्स उसके साथ मल्टीप्लाई होकर आंसर जीरो दे रहा है। लेकिन देखें R जीरो नहीं था, S भी जीरो नहीं था, तो आर एस भी फिर जीरो नहीं होगा, आर एस भी जीरो नहीं है। इंटीग्रल डोमेन से अगर ये दोनों जीरो, तो आंसर जीरो के इक्वल है। इसका मतलब है फिर कौन जीरो हो सकता है, फिर एक ही पॉसिबिलिटी बचती है कि x जीरो होगा, लेकिन हमने तो कहा था कि x जीरो नहीं है। इसका मतलब है इधर आपके पास आ गई कंट्रोडिक्शन, ठीक है। अब ये भी जीरो नहीं है और ये भी जीरो नहीं है और ये भी जीरो नहीं है,
और ये तो इंटेग्रल डोमेन के एलिमेंट हैं, अगर ये दोनों जीरो नहीं है तो इनके प्रोडक्ट भी जीरो नहीं हो सकती, सो ये तो नॉन जीरो है। और उसके अलावा मॉड्यूल का एलिमेंट भी जीरो नहीं है, लेकिन अगर फिर भी इनकी प्रोडक्ट जीरो बन जाती है मॉड्यूल के एलिमेंट के नॉन जीरो होने पे भी, तो एक ही पॉसिबिलिटी बचती है कि x, फिर अगर मान लें कि x जीरो तो नहीं है वैसे, लेकिन अगर x इनसे मल्टीप्लाई होता है नॉन जीरो से, खुद भी नॉन जीरो है और आंसर जीरो दे देता है, तो फिर x को अगर हम जीरो नहीं मानते तो फिर क्या पॉसिबिलिटी बचती है कि x बिलोंग करेगा t से, x एक टॉर्शन एलिमेंट होगा, ठीक है, x बिलोंग करेगा t से। अगर जीरो नहीं है तो हमने ऊपर बोला ना x जीरो नहीं है, s जीरो नहीं है, r जीरो नहीं है, तो s r भी जीरो नहीं हो सकता बाय इंटेग्रल डोमेन। और x जो है जो कि नॉन जीरो है, वो उनसे दोनों रिंग के एलिमेंट तो रिंग का एलिमेंट ही बनेगा, x उनसे मल्टीप्लाई हो रहा है और आंसर जीरो मिल रहा है, इसका मतलब है कि x जो है ये एक टॉर्शन एलिमेंट है जो रिंग के एलिमेंट से मल्टीप्लाई होकर, सो x सेट t में चला जाएगा। x अगर सेट t में चला गया है तो x प्लस t किसके इक्वल होगा, t के, अगेन इसी रीजन से a प्लस एच इक्वल टू एच। लेकिन हमने तो फिर कहा था कि x प्लस टी नहीं है t के इक्वल, इससे तो पता लग रहा है कि x प्लस टी जो है वो किसके इक्वल है, जीरो के। हमने तो कहा था कि हमने जीरो नहीं लेना, नॉट इक्वल टू t लेना है, सो x प्लस टी इज जीरो एलिमेंट। ये तो एक जीरो एलिमेंट है, हमने तो कहा था कि नॉन जीरो से मल्टीप्लाई हो और आंसर, अगर ये जीरो एलिमेंट है उससे तो जीरो आना ही आना है। हमने कहा था कोई नॉन जीरो एलिमेंट है अगर ये, तो फिर आंसर जीरो आए, लेकिन हमने देखा अगर आंसर जीरो आता है तो एंड पे प्रूव ये होता है कि x प्लस टी बेसिकली जीरो के इक्वल था, तो इस वाले चीज से कंट्रोडिक्शन आ जाती है। सो आपका m ओवर t जो होगा वो होगा टॉर्शन फ्री, m ओवर t इज टॉर्शन फ्री, तो आपका थ्योरम हो गया प्रूफ। तो इस लेक्चर में इतना ही देखते हैं, टॉर्शन के मैंने दोनों थ्योरम आपको करवा दिए हैं, तीसरा थ्योरम हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।